हेलो एवरीवन, एडुटैब हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। विजय बैच मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम के डे 5 में हम जीएस 3 के 4 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और विजय बैच का जो इम्पोर्टेंट एम है वो मैं आपको समझा दूं। इस बैच में बच्चे 45 डेज के लिए अराउंड 180 मीन्स क्वेश्चंस को आंसर करेंगे और इन क्वेश्चंस को आंसर करते करते उनकी जो आंसर राइटिंग क्वालिटी है इतनी बेहतरीन, इतनी अच्छी हो जाएगी कि दे विल बी एबल टू राइट लाइक टॉपर्स और उनके आंसर राइटिंग की जो क्वालिटी में बहुत ही ज्यादा एक लेवल अप उनको जो है इम्प्रूवमेंट दिखेगा। इस सेशन में हम जीएस 3 के 4 क्वेश्चन जो कि जिसमें 2 क्वेश्चन हम 4 मार्क्स के और एक क्वेश्चन 8 मार्क्स का एंड एक क्वेश्चन 20 मार्क्स का डिस्कस करेंगे और इन क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे अकॉर्डिंग टू द 3 स्टेप फॉर्मूला। ये 3 स्टेप फॉर्मूला क्या है और इसको किस तरीके से यूज करना है, कैसे अप्लाई करना है इन मेंस आंसर राइटिंग, इससे रिलेटेड बहुत ही डिटेल्ड वीडियो हमने बनाई है। अगर आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा 3 स्टेप फॉर्मूला वाली वीडियो को, तो आप ऊपर दिए हुए लिंक को क्लिक करके देख सकते हैं। तो इन क्वेश्चंस को जीएस 3 के हम इस सेशन में देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर आपको जो है दिया गया है, ये है डेमोग्राफिक प्रोफाइल, डेमोग्राफिक डिविडेंड एंड पॉपुलेशन पॉलिसी, जो कि जीएस 3 जो पेपर 6 का यूनिट 1 सब यूनिट 1 का एक टॉपिक है मेंस, एचपीएस मेंस के सिलेबस के हिसाब से। ये क्वेश्चन है, लिस्ट द स्टेप्स दैट द इंडियन गवर्नमेंट नीड्स टू टेक टू रीप बेनिफिट्स ऑफ इंडियाज फेवरेबल डेमोग्राफिक डिविडेंड। 60 वर्ड्स आपको लिखने हैं, 4 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बेस्ड है ऑन द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सिमिलर क्वेश्चन 2017 में आया है। मोर देन 45% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन इज below age of 25 years. How can it be a boon for the economy? इस तरह से पूछा गया है, राइट? तो सिमिलर लाइंस पर यह क्वेश्चन आपके सामने पूछा गया है। इसका इंडिकेटिव आंसर देखते हैं। तो यहाँ हमें ये देखना है, सबसे पहले हमारा जो फॉर्मूला है उसमें हमें क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे तरीके से समझना है। इस क्वेश्चन को समझते हुए हमें ये देखना है कि इसमें डायरेक्टिव वर्ड्स क्या दिए हुए हैं, क्रिटिकल कीवर्ड्स क्या दिए हुए हैं और साथ ही साथ क्वेश्चन को क्या हम कुछ माइक्रो क्वेश्चंस में डिवाइड कर पा रहे हैं या नहीं। तो यहाँ इस क्वेश्चन में डायरेक्टिव वर्ड अगर हम देखें तो लिस्ट दिया हुआ है। मोस्टली 4 मार्क के क्वेश्चंस में व्हाट, लिस्ट, एन्यूमरेट इस तरह के डायरेक्टिव्स दिए हुए होते हैं जिनका टू द पॉइंट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको आंसर लिखना होता है। लिस्ट द स्टेप्स दिया हुआ है जो इंडियन गवर्नमेंट को लेने हैं डेमोग्राफिक डिविडेंड को रीप करने के लिए, राइट? तो ये हमारे जो है डायरेक्टिव वर्ड हो गया लिस्ट और स्टेप्स और डेमोग्राफिक डिविडेंड अलोंग विथ इंडियन गवर्नमेंट हमारे कीवर्ड्स यहाँ पर हो गए। ओके, तो सबसे पहले डेमोग्राफिक डिविडेंड ये क्या होता है, एक लाइन में बहुत ही आराम से आप इसको जो है समझा दे यहाँ पर। तो डेमोग्राफिक डिविडेंड occurs when proportion of वर्किंग पीपल इन द पॉपुलेशन वो हाई है, राइट? डेमोग्राफिक डिविडेंड का जनरल डेफिनेशन हमने यहाँ पर दे दिया। डज दिस अप्लाई टू इंडिया ऑल्सो? तो इंडिया में 62.5% ऑफ पॉपुलेशन 15 से 59 ईयर्स के बीच के एज वाले हैं, राइट? तो इट डेफिनेटली अप्लाइज टू इंडिया ऑल्सो, इन्हें वर्किंग एज पॉपुलेशन कहा जाता है। और सिंस इट अप्लाइज टू इंडिया, फ्लो देखिए आप इस आंसर का, पोटेंशियल जो यहाँ पर है उसे एक्चुअल ग्रोथ में कन्वर्ट किया जा सकता है बाय द हेल्प ऑफ दीज स्टेप्स। ओके, कौन से स्टेप्स हैं इन्हें भी आपको जो है काफी अच्छे से प्रायोरिटाइज करते हुए यहाँ पे लिखना है। सबसे पहला स्टेप है कि एम्प्लॉयमेंट, जो भी लोग हैं वेदर एजुकेटेड और नॉट, उनका जिस भी तरह से हमारी इकोनॉमी और उसके ग्रोथ में कंट्रीब्यूशन लिया जा सकता है वो लिया जाए। कैसे लिया जाएगा वो? थ्रू एम्प्लॉयमेंट। ओके, तो एम्प्लॉयमेंट देने के वजह से जो डिपेंडेंस है वो अर्नर्स बनेंगे। जॉब क्रिएशन को इंश्योर करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, यहाँ पर ये चीज कही गई है। सेकंड पॉइंट में जब एम्प्लॉयमेंट जो है वो सही से अगर कुछ लोगों को नहीं मिल पा रहा है, so we can think of providing skill development, ताकि जो क्वालिटी ऑफ जॉब्स कर रहे हैं ये यूथ, उनका जो
अर्निंग है वो भी बढ़े, साथ ही साथ क्वालिटी ऑफ जॉब्स जो है बेटर वो कर पाए। तो अलाइनिंग किस तरीके से स्किल डेवलपमेंट, पहले तो जो एजुकेशन है उसकी करिकुलम को हम ज्यादा प्रैक्टिकल तरीके से अलाइन कर सकते हैं, वोकेशनल कोर्सेज वगैरह ज्यादा प्रमोट करते हुए, साथ ही साथ फॉर्मल एजुकेशन जिनको मिल चुकी है उन्हें और भी ज्यादा स्किल्स प्रोवाइड करना, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट, पीएम कौशल विकास योजना जैसे इनिशिएटिव्स को यूज करके ये किया जा सकता है। जब ये जो है इंश्योर किया गया है, देन वी नीड टू इंश्योर कि हमारा स्ट्रक्चरली इंडिया में ऐसा यूथ बन रहा हो जो अच्छे तरीके से जो है जिम्मेदारी उठा सके और एम्प्लॉयमेंट उसे मिल सके। इसके लिए एजुकेशन और उसकी क्वालिटी पर बहुत ज्यादा ध्यान देना होगा। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ये इंश्योर करता है। आप देख रहे हैं कि 3 स्टेप फॉर्मूला के हिसाब से यहाँ पर हम इनिशिएटिव्स एंड फॉर्डो मटेरियल को भी ऐड कर रहे हैं। वी आर नॉट जस्ट गिविंग द सिर्फ एडवाइस और इस तरीके से रिकमेंडेशन के टाइप का हमने नहीं लिखा, हमने ये भी लिखा है कि गवर्नमेंट क्या क्या कर रही है और इसमें आगे इसे और भी इसी तरीके के इनिशिएटिव्स लेकर आने हैं। देन क्वालिटी ऑफ लाइफ, ये एक यूनिक पॉइंट यहाँ पर हो जाता है। कई लोग सिर्फ स्किल डेवलपमेंट एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड ही लिखेंगे, कुछ लोग थोड़ा एजुकेशन के बारे में भी लिख देंगे, बट वी शुड ऑल्सो कंसिडर क्वालिटी ऑफ लाइफ। HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की अगर हम बात करें तो ये ह्यूमन कैपिटल, ह्यूमन डेवलपमेंट से रिलेटेड बात करता है। इसमें क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत ही इंपॉर्टेंट एक जो है इंडिकेटर है, तो वहां से आप क्यू ले सकते हैं, वहां से आप जो है देख सकते हैं। और क्वालिटी ऑफ लाइफ इंफ्रास्ट्रक्चर जैसा प्रोवाइड किया जाएगा, जैसा एक्सेस टू दैट इंफ्रास्ट्रक्चर जो यूथ है उसको प्रोवाइड किया जाएगा, वो अपने ट्रू पोटेंशियल को रियलाइज कर सकते हैं। साथ ही साथ सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल कंडीशंस ऐसे होना चाहिए कि कोई भी बैरियर्स ना हो उनके एक्सेस को। ये सारी चीजें आपको सही तरीके से यहाँ पे लिखनी है। एंड इफ टाइम एंड स्पेस परमिट्स, आप एक अच्छा सा कंक्लूजन लिख दीजिए। चेंजिंग एज स्ट्रक्चर्स गारंटी नहीं करता, यूथ ज्यादा है वो गारंटी नहीं करता कि ग्रोथ हो जाएगा, बट कंसर्टेड एफर्ट्स इन प्लान डेवलपमेंट जिस तरीके से अभी चल रहा है, साथ ही साथ जो आगे किया जा सकता है वो इंश्योर करेगा ग्रोथ। ये चीज आप यहाँ पर बता देंगे। साथ ही साथ सेकंड क्वेश्चन को अगर हम देखें तो ये पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी, अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन इन इंडिया, जो कि यूनिट 1 सब यूनिट 1 का टॉपिक है। यहाँ पूछा गया डिस्क्राइब डिमांड पुल इन्फ्लेशन, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है ये, ऑन द बेसिस ऑफ इन्फ्लेशन टारगेटिंग क्वेश्चन जो 2018 में आया था प्रीवियस ईयर का, उसके बेसिस पर दिया हुआ है। यहाँ पर एक छोटी सी डायलेमा है, यहाँ पर तो आपको 4 डायमेंशन दिख रहे थे इस क्वेश्चन में, यहाँ पर डिमांड पुल इन्फ्लेशन को सिर्फ डिस्क्राइब करना है। इसमें आप 460 वर्ड्स और डिफरेंट डायमेंशन कैसे लाएंगे वो चीज जो है आपको देखनी है। तो 2 टाइप्स के क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए ताकि दोनों टाइप्स का हम डिस्कस कर सके। इन जनरल इन्फ्लेशन, तो यहाँ पर अगर कीवर्ड डिमांड पुल इन्फ्लेशन इटसेल्फ इज द कीवर्ड, माइक्रो क्वेश्चंस कुछ भी 4 मार्क्स में नहीं बन रहे हैं। डायरेक्टिव वर्ड है डिस्क्राइब, आपको डिस्क्राइब करना है। यहाँ पर डायमेंशंस भी आप इंक्लूड कर सकते हैं, बट देन द डेफिनेशन इज रियली इंपॉर्टेंट। डिस्क्राइब जब बोला गया है, डेफिनेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन्फ्लेशन आपने बता दिया, जनरल लेवल ऑफ प्राइस राइज को हम इन्फ्लेशन कहते हैं। और डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्या है? इट इज अ मिसमैच बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई, नॉर्मल डिमांड नॉर्मल सप्लाई। इसमें डिमांड जब बढ़ जाएगा और सप्लाई नॉर्मल ही रह जाएगा तो दैट इज अ मिसमैच, या फिर डिमांड नॉर्मल है बट सप्लाई कम हो गया है तो दैट इज अगेन अ मिसमैच, राइट। तो ये मिसमैच जब होता है उस समय जब प्राइसेस बढ़ने लगते हैं उसे हम डिमांड पुल इन्फ्लेशन कहते हैं, जहां पर दोनों ही केसेस में आप देख सकते हैं डिमांड इज ग्रेटर देन द सप्लाई, राइट। ये द डिमांड इंक्रीजेस और सप्लाई डिक्रीजेस। एंड यहाँ हमने काफी अच्छे से क्लियरली इस चीज को डिफाइन कर दिया। ओके, अब डिफाइन करने के बाद और क्या डायमेंशन हम यहाँ पर ला सकते हैं, आप बता सकते हैं कि इसका कॉज क्या है। आपने कहा क्रिएशन ऑफ एक्स्ट्रा परचेजिंग पावर, मार्केट में मनी बहुत ज्यादा जा रहा है, इंटरेस्ट रेट्स कम है तो मार्केट में मनी ज्यादा होगा, लिक्विडिटी ज्यादा होगी, जिसके वजह से एक्स्ट्रा परचेजिंग पावर जो है लोगों के पास प्रोवाइड हो रही है, जिससे ऑब्वियसली इन्फ्लेशन बढ़ेगा। सेम लेवल ऑफ प्रोडक्शन, चीजें मार्केट में कम है पर लोगों के पास पैसा ज्यादा है तो वो ज्यादा प्राइस देने के लिए रेडी है, प्राइस बढ़ जाता है, राइट। तो ये सारी चीजें जो है कॉज हो सकता है। अब
कॉज तो आपने बता दिया, डेफिनेशन बता दिया, किस तरह से इसे टैकल किया जाता है, क्या स्टेप्स लिए जाते हैं वो आप बता सकते हैं। जनरली गवर्नमेंट ट्रैक करते हैं स्पेंडिंग, यानी कि वो जो एक्सपेंडिचर कर रहे हैं वो कम करते हैं, साथ ही साथ जो गुड्स शॉर्ट सप्लाई में है, जो सप्लाई कम हो रहा है उन्हें इंपोर्ट करने का काम करते हैं। और सेंट्रल बैंक, नॉट जस्ट गवर्नमेंट, अपनी गवर्नमेंट का इनिशिएटिव्स में भी बता दिया, और सेंट्रल बैंक भी इसमें हेल्प कर सकता है, ये आपने बताया। इन्फ्लेशन टारगेटिंग मैंडेट जिस सेंट्रल बैंक का होगा, इंटरेस्ट रेट्स वो वेरी करके, इंटरेस्ट रेट्स को जो है वेरी करते हुए ये चीज किया जा सकता है, राइट। एक बेफिटिंग आप कंक्लूजन दे सकते हैं। एंड डिमांड पुल इन्फ्लेशन डिसरप्ट्स जनरल बैलेंस ऑफ डिमांड सप्लाई, ये अप्रोप्रिएटली हैंडल किया जा सकता है, जैसा कि आपने यहाँ पर बता दिया, राइट। वेरियस डायमेंशंस भी कवर हो गए हैं यहाँ पर, एंड वर्ड लिमिट में भी हमने ये लिखा है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, सेक्टोरल कॉम्पोजिशन विथ रेस्पेक्ट टू कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी एंड एम्प्लॉयमेंट, ये टॉपिक से है। यूनिट 1 सब यूनिट 1 का टॉपिक है। क्वेश्चन है, ग्रोथ ऑफ इंडिया सर्विस सेक्टर हैज ड्रॉन ग्लोबल अटेंशन। ओके, तो यहाँ पर डायरेक्टिव वर्ड है कमेंट, और ये एक 8 मार्कर क्वेश्चन है। डेफिनेटली आपको यहाँ पर मोस्टली दो जो है माइक्रो क्वेश्चंस दिख जाएंगे। सबसे पहला क्या है, ग्रोथ ऑफ इंडिया सर्विस सेक्टर हैज ड्रॉन ग्लोबल अटेंशन, की वर्ड है सर्विस सेक्टर ऑफ इंडिया, इट हैज ड्रॉन ग्लोबल अटेंशन, ये पहला यहाँ पर माइक्रो क्वेश्चन हम कह सकते हैं। दूसरा माइक्रो क्वेश्चन, कमेंट जो वर्ड है ये इटसेल्फ दूसरा माइक्रो क्वेश्चन है, बिकॉज कमेंट एक ओपन एंडेड डायरेक्टिव हो जाता है। जब भी कोई वीडियो है, कोई भी चीज है, उस पर पॉजिटिव कमेंट्स भी आते हैं, नेगेटिव कमेंट्स भी आते हैं, तो जब आप कमेंट कर रहे हैं तो आप इन एस्पेक्ट्स का ध्यान रखिए। ये पूछा गया है ऑन द बेसिस ऑफ दिस क्वेश्चन 2017 का, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से रिलेटेड ये पूछा गया है यहाँ पर क्वेश्चन। ये इंडिया सर्विस सेक्टर से रिलेटेड है, तो आप स्टार्ट करें विथ टेलिंग अबाउट इंडिया सर्विस सेक्टर। बहुत ज्यादा इधर उधर हमें नहीं जाना है, इंडिया रिलेटेड इसको रखना है। क्वेश्चन में वही पूछा गया, 8 मार्क्स 120 वर्ड्स की टाइम लिमिट, सॉरी वर्ड लिमिट में हमें अगर ये लिखना है तो सही और स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर होना चाहिए। तो सर्विस सेक्टर की सिग्निफिकेंस हैज बीन स्टडी, 54% ऑफ इकोनॉमी, 4/5 ऑफ टोटल एफडीआई इनफ्लोस इससे आ रहे हैं। तो ये डेटा हमने कोट किया है, डेटा से आप स्टार्ट कर सकते हैं। ऑथेंटिक डेटा ये है इकोनॉमिक सर्वे का, राइट, वहां से आप ऑथेंटिक गवर्नमेंट सोर्सेस से ये डेटा पिक करें। इंडिया के सर्विस सेक्टर कवर करते हैं वेरियस एक्टिविटीज, ट्रेड, होटल, रेस्टोरेंट, ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज एंड कम्युनिकेशन। सेक्टर्स को बताना जरूरी है, क्योंकि उसके बेसिस पर ही आप ये जो ग्लोबल अटेंशन का जो पॉइंट्स है वो आप बताएंगे, ठीक है। तो अब ग्लोबल ड्राइंग ग्लोबल अटेंशन में रोबस्ट ग्रोथ और वेरियस जो जनरली पीपल पॉइंट्स लिखते हैं वो तो लोग लिखेंगे ही, बट यहाँ पर हमें थोड़ा स्मार्टली और अपने आंसर को दूसरों के आंसर से बेटर बनाने की कोशिश करनी है। वो हम कैसे करेंगे, ड्राइंग ग्लोबल अटेंशन यहाँ पर दिया हुआ है, तो क्या सिर्फ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स के तरफ ही ग्लोबल अटेंशन आ रहा है? देयर कैन बी सम स्ट्रक्चरल, जो सर्विस सेक्टर का स्ट्रक्चर है उसके बेसिस पर भी ग्लोबल अटेंशन जो है लाया जा सकता है टुवर्ड्स इंडिया सर्विस सेक्टर, राइट। तो स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट क्या है इंडिया का, वो है इंडिया के सर्विस सेक्टर का यूनिकनेस। वो यूनिकनेस क्या है वो हम डिस्कस करेंगे, आपको समझ में आ गया कि स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट कैसे बताया गया है। ऑल्सो उस यूनिकनेस एंड एफर्ट्स के बेसिस पर कुछ सेक्टर्स में इंडिया एडवांटेजियस है, उसकी वजह से ग्लोबल अटेंशन एंड ग्लोबल कोऑपरेशन और इंडिया के साथ जो है बायलैटरल टाइज और भी ज्यादा करने से रिलेटेड अट्रैक्टिव बना रहा है सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर का प्रेजेंट जो परफॉर्मेंस है वो रोबस्ट है, और इन फ्यूचर ग्रोथ पोटेंशियल बहुत ही बेस्ट है। तो इन वर्ड्स को आपने देखा कितने अच्छे तरीके से यहाँ पर यूज किया गया है, और इन्हें क्लियरली यहाँ पर डिस्क्राइब किया गया है, और इससे बहुत ही अच्छे तरीके से स्टेप बाय स्टेप जो है हम आंसर करेंगे। यहाँ पर यूनिकनेस क्या है सर्विस सेक्टर का, तो इंडियन इकोनॉमी का एक्चुअली ये यूनिकनेस है, जहां पर सेक्टोरल कॉम्पोजिशन जो है नॉर्मली मोस्ट ऑफ द इकोनॉमीज में होता ये है कि पहले एग्रीकल्चर डोमिनेटेड होता है, फिर मैन्युफैक्चरिंग डोमिनेटेड उनकी इकोनॉमी होती है, फिर सर्विस सेक्टर का होता है, राइट। तो यहाँ इंडिया में अगर हम देखें तो एग्रीकल्चर से मैन्युफैक्चरिंग उतना नहीं हुआ, बट सर्विस
सेक्टर में जंप हो गया, यानी कि सर्विस सेक्टर से रिलेटेड ग्रोथ एंड डायनामिक्स इतना ज्यादा था कि सर्विस सेक्टर के तरफ ही जंप हो गया। तो ये सेक्टरल कॉम्पोजिशन खुद में ही यूनिकनेस डिस्क्राइब करता है इस सेक्टर का, कि इंडिया और इस सेक्टर का इतना अच्छा मेल हुआ कि सर्विस सेक्टर के तरफ आगे बढ़ गए, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर उतना डेवलप नहीं हुआ। इसका बेस्ट एग्जांपल ग्लोबल इश्यूज को हमने सॉल्व किया है। ग्लोबल इश्यूज लाइक Y2K प्रॉब्लम, ईयर 2000 में एक प्रॉब्लम हो गई थी Y2K प्रॉब्लम जिसे कहा जाता है। इस प्रॉब्लम में पहले तक जो हर जगह रिकॉर्ड्स में 1999 इस तरह से 99 करके लिखा हुआ था, इसको अब चेंज करना था और 2000 इस तरीके से चेंज करना था, और इसमें बहुत ज्यादा जो कंप्यूटर्स में हर जगह चेंज करना था, और ये वेरिएशन लाना जो है 99 के बाद ये क्या होगा 100 हो जाएगा, बट इट हैज टू बी कन्वर्टेड टू 00। ओके, ये वेरिएशन इसके वजह से बहुत बड़ा इश्यू हो गया था और बहुत ज्यादा जो है कंप्यूटर एंड आईटी सेक्टर में मैन पावर की जरूरत पड़ने लगी जो कि स्किल्ड हो, और इंडिया ने इसमें काफी ज्यादा हेल्प किया, और इस तरीके से ये एक फैक्टर भी बना हमारे सर्विस सेक्टर के डेवलपमेंट का। तो ये यूनिकनेस के बारे में बता सकते हैं, विच स्ट्रक्चरली हैज एन अट्रैक्टिव कंपोनेंट एज फार एज द सर्विस सेक्टर इज कंसर्न। ऑफ कोर्स एडवांटेजेस कुछ सर्टेन एरियाज में है, जहां पर इंडिया का नेचुरल कोस्ट लाइन इतना वास्ट है और इंडिया का पोजीशन इंडियन ओशन में इतना अच्छे तरीके से है, जहां पर ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक्स सर्विसेज से रिलेटेड हम एडवांटेजियस पोजीशन पर हैं, राइट। तो ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक्स इंडिया तक लाकर यहाँ से फिर जो है यहाँ से ट्रांसपोर्टेशन करना एंड ऑल हमारे वास्ट कोस्ट लाइन के बेसिस पर और हमारे पोजीशन के बेसिस पर वी कैन डोमिनेट। ऑल्सो स्पेस सेक्टर हमने इतना अच्छे तरीके से डेवलप किया है, स्पेस सर्विसेज अच्छे से हम दे रहे हैं, जहां पर जो हमने ये चीज प्रूव भी की है। बहुत सारे सैटेलाइट जो है रिसेंटली हमने लॉन्च किया था, रिकॉर्ड नंबर ऑफ सैटेलाइट्स, और फ्रैक्शन ऑफ कॉस्ट जो बाकी लोग करते हैं उसमें, तो स्पेस डोमेन में हमारी एक्सपर्टीज काफी ज्यादा प्रूवन है। PSLV जैसे जो हमारे स्पेस लॉन्च व्हीकल्स है उससे भी ये प्रूव होता है, राइट। सो एडवांटेजियस हमारे सेक्टर्स हैं सर्विसेज के, स्पेस सर्विसेज एंड लॉजिस्टिक सर्विसेज के, and this is an attractive component in the services sector and global attention ये ग्रैब करता है। परफॉर्मेंस ऑफ सर्विसेज सेक्टर प्रेजेंट, अभी हम जो है पास्ट और जो डेवलपमेंट अभी तक हुए हैं उसके बारे में हमने बताया। अब प्रेजेंट में क्या परफॉर्मेंस है, इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से 38 यूनिकॉर्न्स, 12 स्टार्टअप्स, और ये सारे रिकॉर्ड नंबर्स इस सेक्टर में है। FDI इन्फ्लोस काफी रोबस्ट है, साथ ही साथ ये सारी चीजें इन्वेस्टर्स में कॉन्फिडेंस बढ़ाती हैं। ग्रोथ पोटेंशियल अगर हम देखें तो ITES फिनटेक सेगमेंट्स का जो अगर हम डेटा देखें तो पर एनम 10 to 15% ग्रोथ इसमें हो सकता है। तो कुछ डेटा आपको याद रखना पड़ेगा कंसिडरिंग द काइंड ऑफ क्वेश्चन जो पूछे जा रहे हैं, राइट। कुछ सेक्टर सर्विस सेक्टर से रिलेटेड, कुछ स्पेसिफिक सेक्टर जो हैं सब सेक्टर से उनसे रिलेटेड थोड़ा डेटा आपको इकट्ठा करना पड़ेगा, एंड उसको आप अच्छे तरीके से यहाँ पर कोड कर सकते हैं। स्पेशली इकोनॉमी में आपको ये चीज करनी होगी। लो कॉस्ट लेबर यहाँ पर प्रोवाइड हो रहा है, इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है, दैट इज वाई ग्रोथ पोटेंशियल और भी ज्यादा है। बट बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हमें ध्यान रखनी है, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, कमेंट जस्ट पॉजिटिव चीजें नहीं, हमें ये भी बताना है कि कुछ एप्रहेंशंस है क्या, कुछ इश्यूज है क्या, वो भी बताना है हमें। कमेंट हर तरह के होते हैं, तो ओपन एंडेड इस तरह का क्वेश्चन जब होता है तो यू हैव टू गिव दिस थिंग ऑल्सो। मोस्टली ये पॉइंट लोग भूल जाएंगे और ये इंपॉर्टेंट है। एप्रहेंशंस है क्योंकि सर्विस सेक्टर में कहा जाता है कि जॉबलेस ग्रोथ है, यानी कि जो जितना सर्विस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन है ग्रोथ है, उतना एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एंड एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ इंडिया में स्पेसिफिकली नहीं देखा जा रहा है। तो ये जॉबलेस ग्रोथ जो है इसे कहा जा रहा है, इसको अप्रोप्रिएटली टैकल करना होगा, राइट। यहाँ पर अगर हम जो है कंक्लूजन अच्छे तरीके से यहाँ पर दे रहे हैं तो कंक्लूजन भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। हमने एक नेगेटिव पॉइंट भी यहाँ पर बताया है, बट कंक्लूड पॉजिटिव नोट पे हमें करना है, तो यहाँ कंक्लूजन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सर्विसेज सेक्टर हैज डिलीवर्ड ह्यूज ग्रोथ एज वेल एज कैपेबिलिटी टू डिलीवर हाईली प्रोडक्टिव जॉब्स। जब आप ये स्टेटमेंट्स एंड वर्ड्स यूज कर रहे हैं बहुत ही ध्यान से करिएगा। इट हैज ऑलरेडी डिलीवर्ड ह्यूज ग्रोथ, ये चीज प्रूवन है, बट कैपेबिलिटी पोटेंशियल है कि जॉब्स डिलीवर कर सके, क्योंकि वो एक नेगेटिव हमने लिखा है।
राइट, और नेगेटिव थोड़ा एस्पेक्ट हमने बताया। देयर इज पोटेंशियल, आगे कर सकता है, सो दैट इज अ पॉजिटिव नोट। ओके, रेवेन्यू जनरेशन हो सकता है, ग्लोबल शेयर ऑफ सर्विसेज एंड ग्लोबल इकोनॉमी को इमेंस हमारा कंट्रीब्यूशन है और ये बढ़ता रहेगा। फोर्थ क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। इंडस्ट्रियल ग्रोथ इन इंडिया से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है डिस्कस द प्रॉब्लम्स एंड परफॉर्मेंस पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस इन इंडिया। ओके, तो ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा गया है, तो ये थोड़ा सा जो है हम कह सकते हैं थोड़ा सा डिफिकल्ट इसको आंसर करना है, थोड़ा डेटा एंड स्टेटिस्टिक्स हमारे पास होना चाहिए। दैट इज व्हाई हम इस क्वेश्चन को इस सेशन में ही प्रैक्टिस कर ले रहे हैं। ओके, 400 वर्ड्स के 20 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, क्या इसमें माइक्रो क्वेश्चंस है, आइडेंटिफाई करिए। की वर्ड्स एंड डायरेक्टिव वर्ड्स क्या है? डायरेक्टिव वर्ड है डिस्कस, यानी कि आपको सब तरह के पॉजिटिव नेगेटिव एंड सजेशन सब कुछ आपको देने हैं। क्या डिस्कस करना है? प्रॉब्लम, दिस इज द फर्स्ट माइक्रो क्वेश्चन। ऑल्सो परफॉर्मेंस ऑफ होम, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, कहाँ का? इंडिया का, राइट। ये सारे जो है कीवर्ड्स हैं। माइक्रो क्वेश्चंस दो हैं, प्रॉब्लम्स एंड परफॉर्मेंस आपको डिस्कस करना है। स्टार्ट करते हैं। पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस क्या होते हैं ये बताते हुए। स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस होते हैं जिन्हें पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस कहा जाता है। ऑब्जेक्टिव इनका क्या है? इट इज कमर्शियल एफिशिएंसी, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो भी ये वर्क करते हैं वो जनरल पब्लिक के गुड के लिए होना चाहिए, साथ ही साथ कमर्शियली एफिशिएंट भी इनको होना है। बट इंडिया में कई बार ये देखा जा रहा है कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी तो इंश्योर हो रही है बट कमर्शियल एफिशिएंसी नहीं हो पा रही है। आगे प्रॉब्लम्स में आप लिखेंगे, राइट। तो दो इसके इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स है वो आपने बता दिया और इस तरीके से आपने इंट्रोड्यूस किया पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस को। ये ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है जहां पर पेड अप शेयर कैपिटल जो है 51% या उससे ज्यादा गवर्नमेंट का होता है। ये चीज आपको अच्छे से यहाँ पर बता देनी है। ऐसे जो एंटरप्राइजेस ऑर्गेनाइजेशन जिसमें मेजर शेयर गवर्नमेंट का होता है 51% से ज्यादा, और बेस्ड अपॉन द टाइप ऑफ गवर्नमेंट, सेंट्रल या स्टेट पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस इन्हें कहा जाता है। ईच लाइन ईच वर्ड जो आप लिखें मीनिंगफुल होना चाहिए यहाँ पर। और परफॉर्मेंस ऑफ पीएससी आप अब बता रहे हैं। तो परफॉर्मेंस जब हम कह रहे हैं तो कई लोग यहाँ पर हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस पूरा लिखने लगेंगे जो हमारे एलपीजी रिफॉर्म से वहां से, तो दैट इज ऑल्सो करेक्ट, क्योंकि परफॉर्मेंस का कोई भी टाइम लिमिट यहाँ पर नहीं दिया हुआ है। हमने द मोस्ट रेलेवेंट और अभी का जो परफॉर्मेंस है जो कि लेटेस्ट स्टैटिस्टिक्स के बेसिस पर वो परफॉर्मेंस हमने इंक्लूड किया है, और यही चीज आप याद आपको करके जाना होगा ताकि आप इसे कोट कर सके। परफॉर्मेंस यहाँ पर दिया गया, परफॉर्मेंस it largely determines the speed and effectiveness with which India achieves its social and economic goals, जो कि important objectives हैं of PSCs। तो performance ये बताता है और वो इस तरह से हम देख सकते हैं। range of sectors जहां पर PSCs अपना जो है PSCs हैं वो मैन्युफैक्चरिंग, इंजीनियरिंग, स्टील, हैवी मशीनरी, ये सब हमने रेंज ऑफ सेक्टर्स बता दिए। इन्वेस्टमेंट पैटर्न कैसा रहा? तो इंडियन पब्लिक एंटरप्राइजेस सर्वे, ये एक सर्वे आता है, इसके स्टार्टिंग के कुछ पेजेस में ये सारे स्टैटिस्टिक्स दिए हुए होंगे। कुछ के परसेंटेजेस आपको याद करना है, एटलीस्ट ट्रेंड भी अगर आप याद कर पाए कि इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, दैट वुड बी ग्रेट। ओके, तो ये चीजें आप थोड़ा सा आपको मेहनत करना होगा। इन्वेस्टमेंट पैटर्न के बारे में आप बताया गया, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स में ग्रोथ दिख रहा है, टोटल ग्रॉस रेवेन्यू डिक्रीज हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस डिक्रीज हुआ है, नेटवर्थ यहाँ पर इंक्रीज हुआ है, वाइल कॉन्ट्रीब्यूशन सेंट्रल एक्सचेकर को डिक्रीज हुआ है, फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स की अगर हम बात करें तो वो भी डिक्रीज हुआ है। तो काफी सारे आप यहाँ पर डिक्रीज 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 देख रहे हैं, और इतना डिटेल में हमने परफॉर्मेंस इसीलिए बताया है ताकि हम सेकंड पार्ट ऑफ द आंसर को अच्छे से सब्सटैंशिएट, अच्छे से सपोर्ट एंड जस्टिफाई कर सके। प्रॉब्लम्स पूछे गए हैं तो परफॉर्मेंस में आपने बता दिया कि काफी सारे जो पैरामीटर्स में इश्यूज हैं, राइट। तो प्रॉब्लम्स यहाँ पर बता रहे हैं हम, पॉलिसी एस्पेक्ट्स के प्रॉब्लम्स हैं, ऑपरेशनल प्रॉब्लम्स किस तरह से हैं,
प्लानिंग कंस्ट्रक्शन और उसका जो है इम्प्लीमेंटेशन में प्रॉफिटेबिलिटी हमने परफॉर्मेंस वाले इससे ही जोड़ दिया, ऐसे डिक्रीज हुआ है, प्रॉफिट नहीं हुआ, लॉस हुआ है। लेस ऑटोनॉमी है, इंटरफियरेंस पॉलिटिशियंस का होता है, मिक्स्ड कॉम्पोजिशन ऑफ डायरेक्टर्स हैं, लैक ऑफ प्रॉपर फाइनेंशियल मैनेजमेंट, मैन पावर प्लानिंग जो लोअर जो लेवल्स के हैं क्लर्क वगैरह बहुत हाई नंबर में है, बट डायरेक्टर लेवल के और हायर लेवल के जो पोस्ट है वो एम्प्टी हैं, तो लैक ऑफ प्लानिंग है इन दैट, अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ कैपेसिटी, लैक ऑफ मार्केटिंग, ये सब है। और एट द एंड मेजर्स टू बी टेकन, तो यहाँ पर थोड़ा सा एलैबोरेटली हमने बता दिया ताकि आपको पॉइंट्स, अगर सिर्फ मेजर्स पूछे गए हैं तो आप अच्छे से पॉइंट्स लिख सके, इसको आप इन शॉर्ट लिख सकते हैं क्योंकि स्पेसिफिकली मेजर्स क्या है वो नहीं पूछा हुआ है, इन शॉर्ट आप लिख सकते हैं, बट देन हमने एलैबोरेटली बताया सो दैट यू गेट ऑल द पॉइंट्स। पार्लियामेंट्री कमिटीज एआरसी के द्वारा कई सारी चीजें सजेस्ट किए गए हैं। नॉन प्रायोरिटी एरियाज में जो पीएससीज हैं वो हैंड ओवर कर दे प्राइवेट सेक्टर को, अकाउंटेबिलिटी इंक्रीज करे, फाइनेंशियल मैनेजमेंट बेटर करे, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट बेटर हो, मटेरियल मैनेजमेंट बेटर हो, मार्केटिंग टेक्निक्स इनको जो है अपनाने हैं, इस तरह से आप सारे जो है यहाँ पर लिख सकते हैं, राइट। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को आंसर कर सकते हैं। एट द एंड पॉजिटिव नोट पर इसे एंड करिए, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस एंड मार्केट लीडरशिप को अचीव हम कर सकते हैं इस तरीके से, राइट। तो हमने देखा है किस तरह से हम इन क्वेश्चंस को आंसर कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट गाइस, थैंक यू, जय हिंद।